This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अक्सर पुलिस वालों के पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें कहीं कोई क्लू नहीं मिलता कि जांच कहां से शुरू की जाए। कई मर्डर केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें कत्ल किसने किया, कैसे किया और कहां किया, ये पता लगाना तो मुश्किल होता ही है, लेकिन इसके साथ कई बार मरने वाला कौन है इसकी पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पुलिस वालों को सबूतों से परे जाकर अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल करते हुए जांच करनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जहां दो अलग अलग दिशाओं में जाने वाली दो अलग अलग ट्रेन्स में इंसानी लाश के टुकड़े मिले। 1000 किलोमीटर के फासले पर टुकड़ों में मिली एक लाश की पहेली सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पर फिर कैसे एक चश्मदीद की गवाही से ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा, जिसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि वो चश्मदीद न बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी। आज की हमारी कहानी है मध्य प्रदेश से। एमपी के इंदौर में डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन का यार्ड। 8 जून 2024 को नागदा महू पैसेंजर ट्रेन अपनी यात्रा के बाद यहाँ यार्ड में खड़ी थी। उसकी साफ सफाई का काम चल रहा था। रिंकू ठाकुर नाम का एक सफाई कर्मचारी जैसे ही जनरल कोच के एक डिब्बे में चढ़ा, उसे तेज बदबू का एहसास हुआ। बदबू का पीछा करते हुए वो एक सीट के पास पहुंचा। वहाँ सीट के नीचे एक ट्रॉली बैग रखा था। बदबू उसी बैग से आ रही थी। रिंकू को उस बैग पर कुछ खून के निशान दिखाई दिए। उसने फौरन रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर बैग खोला तो उसमें 2 प्लास्टिक के थैले रखे थे, और जब उन थैलों को खोला गया तो पुलिस बुरी तरह चौंक उठी। एक पॉलिथीन में किसी महिला का कटा हुआ सिर था और दूसरे पॉलिथीन बैग में उस महिला का धड़ था। इस धड़ में हाथ और पैर नहीं थे। इन शरीर के टुकड़ों के अलावा उस बैग से कुछ और नहीं मिला। न ही उन शरीर के टुकड़ों पर कोई बर्थ मार्क या निशान मिला। पुलिस ने केस दर्ज करके उन बॉडी पार्ट्स को सरकारी हॉस्पिटल में भिजवा दिया और अपनी जांच शुरू की। ये ट्रेन एमपी के नागदा से इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन तक चलती थी। अब इस जनरल डिब्बे में कौन कहां से चढ़ा और ये बैग छोड़कर गया, ये पता करना आसान नहीं था। उधर लाश की शिनाख्त करना भी आसान नहीं था। कातिल तो दूर की बात, पहले ये पता लगाना ही मुश्किल था कि मरने वाली महिला कौन है और कहां की है। बिना इलाके की जानकारी हुए मिसिंग कंप्लेंट्स को चेक करना भी बहुत मुश्किल होता है। 2 दिन यूं ही बीत गए। इसके बाद ऋषिकेश से एक खबर आई। 10 जून 2024 को मंडे का दिन था, जब ऋषिकेश के रेलवे यार्ड में योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस अपनी यात्रा के बाद साफ सफाई के लिए खड़ी थी। यहाँ का एक सफाई कर्मचारी जब एक डब्बे में चढ़ा तो उसे भी तेज बदबू का एहसास हुआ। बदबू का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ा तो उसने पाया कि ये बदबू एक बोरी में से आ रही थी, जिसे 2 स्लीपर कोच S1 और S2 के बीच रास्ते में छिपा कर रखा गया था। इस जूट की बोरी के अंदर भी एक ब्लू रंग का पॉलिथीन बैग था। रेलवे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने आकर जब उस पॉलिथीन बैग को खोला तो वो हैरान रह गई। बैग में धड़ से कटे हुए किसी इंसान के 2 हाथ और 2 पैर थे। देहरादून पुलिस ने भी केस दर्ज करके बॉडी पार्ट्स को मुर्दा घर में भिजवा दिया। ऋषिकेश से इंदौर की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। 8 जून को इंदौर के एक ट्रेन की बोगी से एक महिला का सर और धड़ बरामद हुआ था, और इसके ठीक 2 दिनों बाद 10 जून को इंदौर से 1100 किलोमीटर दूर ऋषिकेश की एक ट्रेन से कटे हुए हाथ और पैर बरामद हुए। यानी 2 दिनों में 2 अलग अलग ट्रेन की बोगियों से 3 बोरियों में एक मानव शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले थे। अभी बहुत हैरानी की बात थी, ऋषिकेश में रेलवे पुलिस ने केस की जांच शुरू की। अब क्योंकि ट्रेन इंदौर से आई थी, इसीलिए देहरादून रेलवे पुलिस ने सबसे पहले इंदौर पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। दोनों शहरों के पुलिस अधिकारियों की बातचीत से ये अंदाजा तो हो चला था कि ये जरूर एक ही महिला के शरीर के टुकड़े हैं, जिसे कातिल ने पुलिस की जांच भटकाने के लिए अलग अलग शहरों की ट्रेन में रखा। देहरादून से बॉडी पार्ट्स मंगवाकर इंदौर में उनकी जांच करवाई गई तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक ही महिला के शरीर के टुकड़े हैं। इसी जांच में ये भी सामने आया कि कटे हुए हाथ पर एक टैटू गुदा हुआ था। दरअसल हाथ पर 2 नाम गुदे हुए थे, मीराबेन और गोपाल भाई। पुलिस का यही अंदाजा था कि मीराबेन शायद मरने वाली औरत का नाम होगा और गोपाल भाई उसके पति का नाम होगा। लेकिन ये मीराबेन कहाँ की रहने वाली थी, ये पता लगाने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए,
यही सवाल सबसे बड़ा था। इसके लिए उन दोनों ट्रेन के पूरे रूट की जांच की गई। इस रूट पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशन की घंटों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली शुरू की गई। मध्य प्रदेश के पुलिस थानों से लापता महिलाओं, खासकर मीरा नाम वाली महिलाओं की डिटेल चेक करनी शुरू की गई। इसी जांच के दौरान एक कांस्टेबल ने सीनियर ऑफिसर को बताया कि एमपी में कुछ आदिवासी जातियां ऐसी हैं जहां महिलाएं हाथ पर अपने नाम के साथ अपने भाई का नाम भी गुदवाती हैं। ये काफी चौंकाने वाली पर काम की खबर थी। हो सकता था कि ये औरत भी उसी आदिवासी जाति की हो और ये दो नाम मीराबेन और गोपाल भाई पति पत्नी ना होकर भाई बहन हो। अब पुलिस वालों को इस बारे में पता लगाने के लिए लगा दिया गया कि एमपी में ऐसी जातियां ढूंढी जाए और वहां पर मीराबेन नाम की महिला की भी तलाश की जाए। जल्दी ही पुलिस को पता चला कि मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर कुछ आदिवासी जातियां ऐसी हैं जहां ये चलन है कि महिलाएं अपने भाई का नाम भी हाथ पर गुदवाती हैं। पुलिस ने उन इलाकों में मीरा की तलाश शुरू की। जल्दी ही उन्हें एक शख्स मिला जिसका नाम था भंवर लाल। ये एमपी के रतलाम के रेनमऊ गांव का रहने वाला था और उसकी पत्नी का नाम मीराबेन दानमोर था, जो 7 जून से घर से लापता थी। इन दोनों की 15 और 12 साल की 2 बेटियां भी थी। भंवर लाल को जब लाश की तस्वीरें दिखाई गई तो उसने मीरा को पहचान लिया। बाद में उसने हॉस्पिटल में जाकर लाश की शिनाख्त भी की। भंवर लाल एक ट्रक ड्राइवर था। उसने बताया कि 6 जून की रात को वो देर से घर आया। उसका अपनी पत्नी मीरा से झगड़ा शुरू हुआ। बात बढ़ने पर मीरा ने बेटियों के सामने ही भंवर लाल को गालियां देना शुरू कर दिया। तब गुस्से में आकर भंवर लाल ने मीरा को थप्पड़ मार दिया। मीरा इससे बुरी तरह भड़क उठी। मीरा ने सारे रिश्ते खत्म करने की धमकी दी और इसके बाद 6 जून की देर रात ही वो घर से चली गई। भंवर लाल ने उसे सब जगह ढूंढा। पहले उसे लगा कि मीरा गांव में ही अपने किसी रिश्तेदार के पास गई होगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी लगातार बंद आ रहा था। तब भंवर लाल ने 7 जून को नजदीकी पुलिस थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवा दी। कंप्लेन लिखने के बाद जब पुलिस ने मीरा के फोन पर कॉल किया तो इस बार मीरा ने फोन उठाया और उसने कहा कि वो मथुरा में है और किसी से भी बात नहीं करना चाहती। पुलिस को ये समझ में आ गया था कि महिला अपनी मर्जी से नाराज होकर घर से गई है। तब उन्होंने भंवर लाल से भी यही कहा कि थोड़ा इंतजार करो, हो सकता है वो खुद ही वापस आ जाए, और इसीलिए रतलाम पुलिस ने इस मामले में आगे कोई जांच नहीं की। भंवर लाल से ये सारी बात सुनने के बाद अब इंदौर पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक महिला जो 6 जून को अपनी मर्जी से घर से गई और 2 दिनों बाद ही उसकी बॉडी के टुकड़े इंदौर रेलवे यार्ड में मिले और फिर 10 जून को बाकी टुकड़े ऋषिकेश में मिले, आखिर 2 दिनों में ही उसके साथ ऐसा क्या हुआ। पुलिस का शक भंवर लाल पर भी था कि कहीं उसने ही अपनी पत्नी का कत्ल तो नहीं कर दिया, लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पता चला कि वो इतने समय से अपने गांव में ही था। उसके गांव से बाहर जाने या रेलवे स्टेशन के आसपास होने तक के सबूत नहीं मिले। इस गांव के पास एक बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां कोई सीसीटीवी भी नहीं था, इसीलिए वहां से मीरा के आने जाने का भी कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ उन दोनों ट्रेन के रूट्स की जांच चल रही थी। एक ट्रेन एमपी के नागदा से इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन तक जाती थी और दूसरी ट्रेन इंदौर के पास लक्ष्मीबाई नगर से ऋषिकेश तक जाती थी। इन चारों अलग अलग स्टेशन के सीसीटीवी की जांच में पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन इसके अलावा एक स्टेशन ऐसा भी था जहां से ये दोनों ट्रेन गुजरती थी और वो था महाकाल की नगरी उज्जैन का रेलवे स्टेशन। पुलिस अब किसी सबूत की उम्मीद में उज्जैन जा पहुंची। वहां भी रेलवे स्टेशन के 6 और 7 जून के सभी सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए। यहाँ पुलिस को बड़ी सफलता मिली जब एक प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी में मीराबेन स्टेशन से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। यहाँ उसके साथ एक शख्स और भी था जिससे वो बात कर रही थी, लेकिन स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी में ये दोनों कहीं नजर नहीं आए, ना तो साथ में और ना ही अकेले। उज्जैन में पुलिस ने मीराबेन की पहचान के लिए पोस्टर्स भी लगवाए, जिसमें पहचान बताने वाले के लिए 10,000 का इनाम भी रखा गया था। 13 जून से 20 जून के बीच पुलिस ने करीब 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, पर उनसे कोई भी जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई। सवाल ये था कि मीराबेन मथुरा क्यों जाना चाहती थी, और अगर उसे मथुरा जाना ही था तो वो अपने गाँव से 60 किलोमीटर दूर उज्जैन क्यों पहुँची। जब कोई और क्लू नहीं मिला तो पुलिस ने इसी दिशा में अपनी जाँच आगे बढ़ाई। उस शख्स को ढूंढने के लिए पुलिस ने खबरियों को एक्टिव कर दिया। जल्दी ही स्टेशन के पास की झुग्गी बस्ती में वो शख्स मिल भी गया। ये था 55 साल का कमलेश पटेल। ये मूल रूप से यूपी का रहने वाला था जो पिछले कई सालों से उज्जैन में ही रह रहा था।
ये रेलवे के केटरिंग ठेकेदारों के यहाँ मजदूरी का काम करता था और इसीलिए स्टेशन पर इसका आना जाना लगा रहता था। उसे थाने लाया गया और पूछताछ शुरू हुई, लेकिन उसने मीरा को जानने या पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो अपने किसी काम से रेलवे स्टेशन गया था जहां ये महिला एक ट्रेन से उतरी। वो बहुत परेशान थी। मेरी उससे बातचीत हुई, उसके बाद मैं अपने घर आ गया। वो कहाँ गई मुझे नहीं पता। पुलिस के पास एक इकलौता आखिरी सस्पेक्ट कमलेश ही था, जो एक फुटेज में मीरा बेन के साथ दिखाई दिया था, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस के पास कुछ भी नहीं था। इसी बीच मीरा का फोन जो शुरू से ही स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा सर्विलांस पे लगा हुआ था। पता चला कि 21 जून को उसका फोन एक बार फिर से ऑन हुआ और ऑफ हुआ, लेकिन इस बार इस फोन में एक नया नंबर डाला गया था। इस नंबर को जब ट्रेस किया गया तो लोकेशन उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास की ही मिली। कमलेश का घर उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके में ही था। अब पुलिस ने अंधेरे में तीर मारते हुए ये फैसला लिया कि कमलेश के घर की तलाशी ली जाए। अगर मीरा उसके साथ वहां गई है तो वहां से जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। पुलिस कमलेश के घर पहुंची, पर वहां से पुलिस को कुछ नहीं मिला। उस घर में एक महिला थी। पुलिस के पूछने पर कमलेश ने बताया कि वो उसकी पत्नी आरती है। पुलिस को लगा कि शायद आरती को कुछ पता हो। पुलिस ने आरती से सवाल करना शुरू किया, पर वो खामोश ही खड़ी रही। उसने कुछ हाथ से इशारे किए जिन्हें पुलिस समझ ही नहीं पाई। पता चला कि आरती गूंगी बहरी है। पुलिस के लिए ये बहुत ही निराशा भरा था। ये एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद कमलेश की पत्नी से कुछ पता चल सके, पर वो ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। अब पुलिस वाले उससे क्या ही पूछते। वो वापस लौट गए। अब इस मामले में और क्या किया जाए, अभी ये सोच विचार चल ही रहा था। तब एक पुलिस वाले को ख्याल आया कि गूंगे बहरे लोगों की भी एक साइन लैंग्वेज होती है, तो क्यों ना एक ऐसे ही साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली जाए जो गूंगे बहरों की भाषा जानता हो और हमें भी समझा सके। अब ऐसे ही एक्सपर्ट की तलाश शुरू हुई। जल्दी ही उन्हें एक साइन लैंग्वेज के एक्सपर्ट ज्ञानेंद्र पुरोहित और उनकी पत्नी मोनिका पुरोहित मिले, जो पुलिस की मदद के लिए तैयार भी हो गए। पुलिस उन्हें लेकर फिर से कमलेश के घर पहुंची, जहां उसकी पत्नी आरती से इन एक्सपर्ट्स ने पूछताछ शुरू की। पुलिस ने पहले ही इन एक्सपर्ट्स को अपने सवालों की लिस्ट दे दी थी। अब ये दोनों आरती से सवाल करते रहे और आरती अपने इशारों में जवाब देती रही। पुलिस भी बेसब्री से इन जवाबों का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अभी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आरती से उन सवालों के जवाब सुनने के बाद एक्सपर्ट्स की भी हालत खराब हो गई थी। करीब आधे घंटे तक ये पूछताछ चली। इसके बाद उन एक्सपर्ट्स ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। आरती ने बताया कि वो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली थी, जहां से कमलेश ने उसे खरीदा था और उसे जबरदस्ती शादी भी कर ली थी। पर शादी के बाद भी वो अक्सर कई औरतों को घर लाता था। शुरू में आरती इसका विरोध भी करती थी, पर कमलेश उसे मार पीट कर डरा धमका कर चुप करा देता था। धीरे धीरे आरती ने डर के मारे उसका विरोध करना ही छोड़ दिया। 7 जून को भी वो एक औरत को घर लाया था, जो मीरा बेन ही थी। आरती ने सबके लिए खाना बनाया। कमलेश ने मीरा के खाने में नींद की दवाई मिलाई। आरती ने ये सब देखा, लेकिन कमलेश के डर से वो कुछ नहीं कर पाई। खाने के बाद सारा काम निपटाकर आरती सोने चली गई। अब रात को क्या हुआ उसे नहीं पता। आरती भी छोटा मोटा काम करके पैसे कमाने की कोशिश करती थी। सुबह वो अपने काम पर चली गई, लेकिन 2-3 घंटों के बाद जब वो वापस आई तो घर में वो औरत फर्श पर पड़ी थी और उसका पति कमलेश एक बड़े चाकू से उसके टुकड़े कर रहा था। ये देखकर आरती बुरी तरह डर गई। अपने पति का ये रूप देखकर डर और दहशत के मारे उसकी हालत खराब हो गई। वो चीख नहीं सकती थी, किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। कमलेश ने उसे फिर से बुरी तरह धमकाया। आरती का कहना था कि शरीर के टुकड़े करने के बाद वो बोरी लेकर आया और उन टुकड़ों को उसमें भरकर कहीं ले गया। अब इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस ने फौरन कमलेश को हिरासत में ले लिया, लेकिन ये कहानी अभी अधूरी थी। थाने ले जाने के बाद कमलेश पटेल से फिर से पूछताछ शुरू की गई। शुरू में वो आनाकानी करता रहा, लेकिन जब उसकी अच्छे से खातिरदारी की गई तो उसने पूरी कहानी बयां की कि 7 जून को वो कुछ सामान छोड़ने उज्जैन रेलवे स्टेशन गया था। तब वहाँ एक ट्रेन से एक औरत उतरी जो काफ़ी परेशान थी। मैंने उससे जाकर बात की तो उसने बताया कि उसे मथुरा जाना है, तो मथुरा की ट्रेन कब और कहाँ से मिलेगी। कमलेश ने उसे बताया कि मथुरा के लिए ट्रेन सुबह मिलेगी। तो वो और परेशान हो उठी कि रात भर वो कहाँ रुकेगी, क्योंकि वो उज्जैन शहर में किसी को नहीं जानती थी। वो इस शहर से अनजान थी। अब उसे अकेली और मजबूर पाकर कमलेश पटेल की नीयत खराब हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए कमलेश ने मीरा से कहा कि अंधेरा होने वाला है,
रेलवे स्टेशन पर रहने की बजाय मेरे घर चलो, वहाँ मेरी पत्नी भी है और रात भर वहीं रुकना, फिर तुम सुबह मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ लेना। मीरा ने उसकी बात मान ली और वो उसे मदद करने के बहाने अपने घर ले आया। रात को उसके खाने में कमलेश ने नींद की गोली मिला दी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। रात को कमलेश ने मीरा से जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर मीरा पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। वो जाग गई और विरोध करने लगी। वो शोर भी मचा रही थी। तब कमलेश ने पहले उसका मुंह दबाया, पर मीरा ने हाथ पर चलाना शुरू कर दिया। तब गुस्से में कमलेश ने पास में ही रखे एक लोहे के बड़े टुकड़े से उसके सर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई। अब जैसे ही वो शांत हुई, कमलेश ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वो सोच रहा था कि जब आरती सुबह काम पर चली जाएगी तो वो लाश के टुकड़े करके ठिकाने लगा आएगा। अगली सुबह वो एक दुकान से 300 रुपए में एक बड़ा सा चाकू खरीद कर लाया, जैसा कि अक्सर कसाई की दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है। वो लाश के टुकड़े कर ही रहा था कि आरती वापस आ गई, लेकिन उसने आरती को डरा धमका दिया। और वैसे भी उसे आरती का डर नहीं था। वो गूंगी बहरी थी और वो किसी को क्या बताती। लाश के टुकड़े करने के बाद कमलेश ने 3 अलग अलग प्लास्टिक बैग में उन टुकड़ों को भरा। 2 प्लास्टिक बैग एक ट्रॉली बैग में डाले और तीसरा प्लास्टिक बैग एक बोरी में भर दिया। अब उसे इन्हें ठिकाने लगाना था। कमलेश का घर उज्जैन रेलवे स्टेशन के बाहरी इलाके में ही था, जहां अक्सर ट्रेन रुकती थी और सिग्नल क्लियरेंस का इंतजार करती थी। 8 जून को भी सुबह 10-11 बजे के करीब जब नागदा से डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने वाली ट्रेन वहां मौके पर रुकी, तो कमलेश 2 प्लास्टिक बैग वाला ट्रॉली बैग लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ा। वो ट्रॉली बैग काफी भारी था, इसलिए कमलेश पहली बारी में एक ही बैग लेकर ट्रेन तक गया। जैसे ही वो बैग लेकर ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन चल पड़ी। उसने डिब्बे में एक खाली सीट ढूंढकर बैग उसके नीचे रख दिया, पर तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। वो नीचे नहीं उतर पाया। उसी ट्रेन से वो उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचा, फिर वहां से घर वापस आया। अभी तीसरे बैग वाली बोरी उसके घर में ही थी और उसे रखने के लिए कमलेश को एक और ट्रेन का इंतजार करना था। इसमें काफी टाइम भी लगा। अगली ट्रेन के लिए उसने 6 घंटे का इंतजार किया। जब 8 जून की शाम को योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस उसी सिग्नल पर रुकी, तब कमलेश ने आखिरी बोरी ले जाकर भी एक डब्बे में रख दी। घर पहुंचकर वो नहाया, खाना खाया। अब उसे कोई डर नहीं था। अब वो निश्चिंत हो चुका था और पत्नी का डर तो उसे था ही नहीं, क्योंकि वो किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसी गूंगी बहरी पत्नी की गवाही उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। 2 हफ्तों में ये केस सॉल्व हुआ और 22 जून को कमलेश को हिरासत में ले लिया गया। उसकी निशानदेही पर ही मीरा के कपड़े, फोन, चप्पल पुलिस ने बरामद कर लिए। लाश के टुकड़े अलग अलग ट्रेन में रखना, जिसे पुलिस कातिल की चालाकी समझ रही थी कि पुलिस की जांच को भटकाने के लिए कातिल ने ऐसा किया है, वो दरअसल सिर्फ एक इत्तेफाक था। कमलेश तो दोनों बैग एक साथ एक ही ट्रेन में रखना चाहता था, पर पहला बैग रखते ही ट्रेन चल पड़ी और मजबूरन उसे दूसरा बैग दूसरी ट्रेन में रखना पड़ा। मीरा की हत्या के बाद उसका पति भंवरलाल और दोनों बेटियां सदमे में थे। उधर भंवरलाल पत्नी की हत्या से बुरी तरह से टूट गए। उनका कहना था कि मैं उस पल को कोसता हूँ जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था और वो गुस्से में घर से चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो वो मुझे इस तरह टुकड़ों में मिलेगी। मीरा बेन को भी गुस्से में उठाए हुए उनके कदम और एक अनजान शख्स पर भरोसा करने की इतनी बड़ी सजा मिली। इस केस के सॉल्व होने के बाद पुलिस ने कमलेश की पत्नी आरती की बहुत तारीफ की। वो इतने समय से कमलेश की हरकतें देख रही थी। वो शादीशुदा होते हुए भी कई औरतों को अक्सर घर लाता था, लेकिन पहली बार उसने किसी का कत्ल किया था। शायद आरती ने अपनी बात लोगों से कही भी हो जो कोई समझ नहीं पाया। उसकी हिम्मत से दी गई गवाही के बाद ही ये पूरी कहानी सामने आ पाई, नहीं तो कमलेश को मुजरिम साबित करना बहुत मुश्किल था। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।